डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल तो कर ही लिए होंगे और अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आता है तो उसको मैं संडे को कराऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम है संडे को पूछिए। और आज इस चैप्टर का कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का आज लास्ट टॉपिक है। कॉनफॉर्मल मैपिंग क्या होती है? अभी तक थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मैपिंग, और उसके बाद था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हमारे 4 पॉइंट थे। पहला था ट्रांसलेशन, दूसरा था रोटेशन, तीसरा मैग्निफिकेशन और चौथा इन्वर्जन। उनको हमने डेफिनिशन देते हुए एग्जाम्पल कराते हुए हम आ गए थे कल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, और लीनियर के साथ साथ मैंने बाई लीनियर को एक्स्ट्रा बता दिया था, जो अगले चैप्टर में बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। इसमें एक चीज़ बची है, जो कॉनफॉर्मल मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का नाम था वो आज शुरू होता है। सबसे पहले हम कॉनफॉर्मल मैपिंग की आपको परिभाषा बताते हैं। क्वेश्चन पीछे अगर कोई रह जाता है तो संडे को आइए, संडे को मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। आज जो टॉपिक है कॉनफॉर्मल मैपिंग होती क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सभी मैपिंग जो है वो कॉनफॉर्मल मैपिंग नहीं होती है। एक विशेष प्रकार की मैपिंग होती है जिसको हम कॉनफॉर्मल मैपिंग कहते हैं। होता क्या है कि जो जेड प्लेन है और डब्ल्यू प्लेन है उसमें कोई हमारे 2 सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। पहले सेट ऑफ पॉइंट्स से एक कर्व बना। कर्व हमारा कर्व भी हो सकता है और वो कर्व एज ए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कर्व वो तो उस पॉइंट के ऊपर है कि ग्राफ में पॉइंट कैसे चलेगा। 2 सेट ऑफ पॉइंट्स इसलिए लेंगे, एक सेट से हमारी एक कर्व बनेगा, 2 कर्व चाहिए C1 C2। तो पहला कर्व पहले पॉइंट से बनता जाएगा, पॉइंट से नहीं, पॉइंट से तो एक बिंदु लग गया, लेकिन कर्व कैसे बनता है? सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स को हम ग्राफ पर दिखाते जाएं तो वो एक कर्व बनेगा, और एक हमारा दूसरा सेट ऑफ पॉइंट होगा, उससे हमारा C2 कर्व बनेगा। और C1 C2 कर्व जो बने उनके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा है। ठीक है, जेड प्लेन में थीटा कह लिया 2 कर्वों के बीच में। अब हमने डब्ल्यू प्लेन में उन्हीं सेट ऑफ पॉइंटों से FZ बराबर मान लीजिए Z² कोई मैपिंग है, क्या ये कॉनफॉर्मल है कि नहीं है, वो उस पर निर्भर करेगा जो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए। प्रॉपर्टी क्या है? हमारे 2 सेट ऑफ पॉइंट थे, वो जेड प्लेन में बन गया। सेट ऑफ पॉइंट जेड के हमारे पॉइंट बनते हैं। वही जब डब्ल्यू प्लेन में हम जाएंगे तो फिर 2 कर्व बनेंगे। जो C1 C2 कर्व थे उनको कर्वों को मैंने S1 S2 कह दिया, और जो यहाँ बीच का कोण थीटा था उतना ही कोण वहाँ होना चाहिए। तो डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में 2 कर्वों के बीच का एंगल सेम हो। दूसरी बात, जो कर्व हैं हमारे उनकी डायरेक्शन अगर पहले वाले जेड प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारी दूसरी भी डब्ल्यू प्लेन जो हमारा है उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। या पहले प्लेन में क्लॉकवाइज है, पहले प्लेन में डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, C1 के बाद C2 यूं आता है अगला, तो हमारा उसमें भी S1 के बाद S2 यूं ही आना चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन एंड एंगल, दोनों कर्वों के बीच का एंगल और डायरेक्शन यदि सेम हो जाती है, इस प्रकार की मैपिंग को हम कॉनफॉर्मल मैपिंग कहते हैं। तो सबसे पहले कॉनफॉर्मल मैपिंग की लिखिए परिभाषा, और फिर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि दोनों जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन जो 2 हमारे प्लेन हैं उनमें एंगल समान होते हैं। ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो लिखिए कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल मैपिंग इस तरीके से आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुरंत ही जो हमने परिभाषा बाई लीनियर की बताई थी
वो ही बाई लीनियर की परिभाषा से शुरुआत आगे चैप्टर की करेंगे। लिखिए कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल मैपिंग बड़ा शांतिपूर्वक मैंने सब समझा दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूं कि कॉनफॉर्मल मैपिंग आखिर होती क्या है। लेट C1 एंड C2, लेट C1 एंड C2, पहले भाषा लिख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बी टू कर्व्स इन दी जेड प्लेन, बी टू कर्व्स इन दी जेड प्लेन इंटरसेक्टिंग एट दी पॉइंट Z0 कहिए या X0, Y0। ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं किस बिंदु पर? इंटरसेक्टिंग दी पॉइंट, इंटरसेक्टिंग दी पॉइंट Z0 कहें कॉम्प्लेक्स के रूप में, चाहे Z0 का मान X0, Y0 कहें, ये Z प्लेन में पॉइंट है। एंड S1 S2, ये तो दो कर्व हो गए Z प्लेन के C1 C2, और एंड S1 S2, ये C1 C2 की इमेज है। C1 C2 Z प्लेन में है, तो C1 की जो इमेज कहिए या रेंज कहें, कुछ भी कह सकते हैं। C1 के जो पॉइंट होंगे वो रखते जाएंगे तो S1 कर्व मिलेगा, और C2 सेट ऑफ पॉइंट जो C2 कर्व बनता था वही हमारे FZ बराबर Z² या कोई मैपिंग होगी उसमें रखते जाएंगे तो S2 बनेगा। तो जो क्या है, C1 C2 दो कर्व हैं हमारे Z प्लेन में जो X0 Y0 पर मिलते हैं, और इसकी जो इमेज है S1 कर्व की और C2 कर्व है उसकी इमेज है S2। S1 एंड S2 आर दी इमेजेज ऑफ, आर दी इमेजेज ऑफ S1 एंड S2 आर दी इमेजेज ऑफ कर्व्स C1 एंड C2। C1 C2 Z प्लेन के जो कर्व हैं उन C1 C2 की हमारी W प्लेन में जो इमेज बनेगी इनकी वो S1 S2 है, C1 C2 की इमेज है। विच आर इंटरसेक्टिंग, ये भी हमारी मिलेंगे। विच आर इंटरसेक्टिंग U0 B0 या जो कहिए W0। अगर ये है Z0 तो वो हो गया W0, और Z0 का मान X0 Y0 तो W0 का मान U0, B0। समझ गए होंगे, ये इंटरसेक्ट होता है इस बिंदु पर इन W प्लेन। किसमें? W प्लेन। थोड़ा सा समझ में आया होगा, अभी पूरा नहीं आया होगा। अगली लाइन से लिखता हूं कि इफ, अब क्लियर करेगा कि ये दो कर्व है, अभी फिगर बनाने जा रहा हूं। ये दो कर्व हैं, उन कर्वों की ये दो कर्व हैं जो Z0 या X0 Y0 पर मिलते हैं, और इन दो कर्वों की जो इमेज है S1 S2 वो भी इंटरसेक्ट करती है W0। ये Z0 तो ये सेंटर इसका, या जहां इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया U0 B0 यहां पर मिलती है। इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अब C1 C2 के बीच जो एंगल बने वही उसकी इमेजों के बीच में एंगल बनना चाहिए। ये भी आधी बात है। कॉनफॉर्मल मैपिंग का पहला पॉइंट है कि एंगल बिटवीन C1 कर्व C1 एंड C2 एंड एंगल बिटवीन देयर इमेजेस इज इक्वल। सेम का मतलब इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, C1 के बाद, जैसे C1 यहाँ है, बताऊंगा अभी, ये C1 है और इसके बाद ये C2 आता है, थीटा कोण है, और इसकी इमेज है वो भी ये पहले आता है S1, और इसके बाद थीटा कोण पर S2 आता है। तो ये सेम हो गया। क्यों? ये हमारी क्लॉकवाइज हो गई, हम C1 से C2 की तरफ चले थे, तो यूं हो गया C1 to C2, तो यहाँ पर भी हो गया S1 to S2 सेम, तो कॉनफॉर्मल हो जाएगी। एंगल भी सेम होना चाहिए ये एंगल,
और C1 से C2 की तरफ किधर को चले हैं, वही S1 से S2 की तरफ। अगर यहाँ ऐसा हो जाता कि ये C1 C2 कर्व है, उनके बीच का एंगल थीटा है, और अगर थीटा कोण पर ये होता हमारा S1 और ये S2 होता, तो C1 की जो इमेज है वो S1 है और C2 की जो इमेज है वो S2 है, और C1 से C2 पर पहुंचते हैं तो ये क्लॉकवाइज है, और C1 की इमेज S1 से S2 पर पहुंचते तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। तो दिस टाइप्स ऑफ मैपिंग आर नॉट conformal mapping, कैन नॉट बी conformal mapping। कहने का मतलब ये है कि ये C1 से C2 हमारा इधर को चलता है कर्व, और जबकि S1 से S2 हमारा यदि इधर को चलता, तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन हो गई C1 से C2 क्लॉकवाइज, तो जी S1 से S2 हो जाती हमारी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं कि C1 की इमेज है S1, तो जो C1 की इमेज S1 है और जो C2 की इमेज S2 है, इनमें सेम डायरेक्शन एंड सेम एंगल हो तो उसे हम कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। और एंगल तो सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम न हो कर्वों की, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा कॉन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। डायरेक्ट एंगल का मतलब था दो कर्वों के बीच एंगल सेम होना चाहिए, थीटा थीटा, या ये थीटा है और ये फाई है तो थीटा बराबर फाई प्रूफ होके आ जाना चाहिए, तो बराबर कह देंगे। और C1 की इमेज है S1 और C1 की इमेज है S1 और C2 की इमेज को मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूँ S2, तो जो C1 से C2 की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन S1 से S2 हो, दिस इज कॉन्फॉर्मल मैपिंग। और अगर ये हमारा S1 कर दिया जाए और ये S2 हो तो हमारी विपरीत दिशा हो जाएगी। C1 से C2 चलते हैं तब तो हो गया क्लॉकवाइज यूं, और S1 से S2 चलते हैं तब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दिस मैपिंग इज नॉट कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो समझ गए होंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या है। अभी फिगर बना रहा हूं साफ साफ, और वैसे तो हमारा ये बन चुका है। ये था हमारा जेड प्लेन का फिगर, ये था डब्ल्यू प्लेन का, तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अभी समझाता हूं, पहले भाषा लिख लीजिए। इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अच्छा दो कर्व नहीं लोगे तो बीच का कोण कैसे बना लोगे, इसलिए दो ही कर्व लेते हैं और दो ही कर्वों की दो इमेज होती हैं, तो उनकी डायरेक्शन, कर्वों की डायरेक्शन और कर्वों के बीच का एंगल सेम हो जाए तो कॉन्फॉर्मल कहलाएगा। बिटवीन टू कर्व्स इन दी जेड प्लेन, इन दी जेड प्लेन इज इक्वल टू दी एंगल बिटवीन, इज इक्वल टू दी एंगल बिटवीन देयर इमेजेस। दो कर्वों के बीच का एंगल से, दो कर्वों के बीच का एंगल जो है जो जेड प्लेन में बनते हैं और जो डब्ल्यू प्लेन में उसकी इमेज बनती है, तो इज इक्वल होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इन जेड प्लेन इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन their images, their images। इन डब्ल्यू प्लेन, इमेज किस में बनती है, डब्ल्यू प्लेन में। तो कहने का मतलब जेड प्लेन में जो दो कर्वों के बीच का एंगल है वो ही उन दो डब्ल्यू प्लेन में उन दो कर्वों के इमेजों के बीच का एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। डब्ल्यू प्लेन और विद सेम सेंस ऑफ रोटेशन, ओ हो, और एंगल भी सेम होना चाहिए और इसके साथ साथ क्या हो, विद सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज, और पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा इमेज वाला भी कर्व एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। डब्ल्यू प्लेन
विद सेम सेंस ऑफ रोटेशन, विद सेम सेंस, एंगल तो सेम हो ही गए, और जो रोटेट हो रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं वो भी विद सेम सेंस ऑफ रोटेशन, विद सेम सेंस ऑफ रोटेशन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, समझ गए होंगे बात, देन द ट्रांसफॉर्मेशन is called conformal, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा कहलाता है, इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मल कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। फिगर बनाइए कैसे, मान लीजिए ये जेड प्लेन है और जेड प्लेन की जो इमेज बनेगी वो डब्ल्यू प्लेन में बनेगी। ठीक है, इसकी डब्ल्यू प्लेन में बनेगी। जेड प्लेन को हम कहते हैं ओ एक्स वाई और डब्ल्यू प्लेन को कहते हैं ओ यू वी। ठीक है, यहाँ कोई P बिंदु है जो x0 और y0 है, जहाँ कर्व मिलते हैं। एक कर्व हमारा है C1 और दूसरा हमारा कर्व है C2, C1। चलो यहाँ ले लिया, मैं तो उल्टा लूंगा, इन्होंने यहाँ C2 लिया है तो यहाँ C1, हम यहाँ C1 कहेंगे तो यहाँ C2 कह लिया, कोई बात नहीं। इसके बीच का एंगल थीटा पर है ये दोनों कर्व। अब देखना, अब हमारा क्या है, C1 से अगर पहला कर्व C1 है तो उससे थीटा कोण पर दूसरा कर्व C2 है, तो कौन सा है, ये थीटा कोण पर इधर को चलाइए। C1 से C2 बोले तो डायरेक्शन ये वाली हो गई, ध्यान देना। C1 से C2, पहले हमारा C1 रहा होगा, दूसरा कर्व C2 बना, तो C1 से C2 पर जब पहुंचते हैं थीटा कोण पर तो C1 से C2 की डायरेक्शन ये हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर कोई हमारा, इसको हमने P बिंदु की इमेज को, ये P बिंदु है तो इसकी इमेज को Q बिंदु कह दिया, तो Q बिंदु है वो U0 B0 कहलाएगा। अब हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी C1 की इमेज है वो S1 है और ये C2 की इमेज है वो हमारी S2 है और इसके भी बीच का एंगल थीटा है। तो एक बात बताइए, अगर हमारा C1 से C2 डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, C1 से C2 पर पहुंचे तो क्लॉकवाइज हो गया, देखिए। और ये कैसा है, तो C1 की इमेज है S1 और C2 की इमेज है S2 और दोनों कर्वों के बीच एंगल जो है थीटा, वही उन दोनों के कर्वों की इमेजेज कर्व है, उनके बीच भी थीटा है। और ये C1 से C2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसकी इमेजों की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्लियर हुआ? अब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये C1 है, ये C2 है और ये S1 है तो ये S2 है, तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज जब होगी तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो भी कॉन्फॉर्मल है। कब कॉन्फॉर्मल नहीं है कि C1 की जो इमेज है वो S1 यहाँ है, यहाँ मिटा दूंगा अभी, C1 की इमेज है वो ये S1 है ये वाली, और जो C2 कर्व है उसकी इमेज है S2 ये वाली। तो C1 से C2 पर चले तब ये क्लॉकवाइज था, लेकिन S1 से ये वाला कल्पना की है और S1 से S2 पर चले तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसे हम कॉन्फॉर्मल नहीं कह सकते। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग वो मैपिंग होती है जो जेड प्लेन की इमेज डब्ल्यू प्लेन में बने, और किस प्रकार से बने कि इसका बिंदु P x0 y0 है जहाँ दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, और इसके जो इमेजेज कर्व है, इमेजेज कर्व वो जो इंटरसेक्ट करते हैं उसे Q बिंदु कह लिया, U0 B0। अब संबंध क्या है कि ये कर्व C1 से C2 पर जब चलते हैं उसकी स्थिति क्लॉकवाइज है, तो उसकी इमेज की भी स्थिति ही क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन
ये हो गई सेम डायरेक्शन, नहीं इसे कहो सेम रोटेशन, रोटेट हो रही है देखना। तो हमारा जेड प्लेन में भी कर्व रोटेट हो रहे हैं क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन यूं कह रही है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। तो सेम तो रोटेशन हो और सेम ही एंगल हो बिटवीन टू कर्व्स। कौन से टू कर्व्स? टू कर्व्स इन जेड प्लेन, और जो टू इमेजेस कर्व्स हैं वो इन डब्ल्यू प्लेन। समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर अब अपनी चलेगी थ्योरम। लिखिए, खत्म हो रहा है चैप्टर आज, और हम मानते हैं कि एग्जाम्पल तुमने सब नहीं कर पाए होंगे, कुछ कर लिए होंगे। एग्जाम्पलों में एक खास बात है, उसकी मैं डायरेक्शन दे दूं। अगर किसी एग्जाम्पल में डब्ल्यू लिखा है तो वो कार्टेशियन फॉर्म से हो जाएगा, और यदि किसी क्वेश्चन में डब्ल्यू की जगह या तो डब्ल्यू स्क्वायर लिखा हो और डब्ल्यू स्क्वायर न लिखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे रूट लगा हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हटाओगे तो ऑलरेडी डब्ल्यू स्क्वायर बन जाएगा इधर। तो हम एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा लेते हुए कार्टेशियन की बजाय पोलर फॉर्म से सॉल्व करते हैं। इतना मैंने जो तुम्हें परेशानी आ रही होगी वो बता दिया। अब अपनी इसकी थ्योरम है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो आपका कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। और शुरू में जो लग रहा होगा जाने कितना कठिन होगा ये, लेकिन जब कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सरल है, जिसमें कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कल आया था वो सरल है, तो लीनियर में लगता है आपका तीन कंडीशन एलिमेंट्री ऑपरेशन की। कौन सी? ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। और ऐसे ही दो लीनियर में इन्वर्जन और लगा दिया जाए तो वो अगला टॉपिक बन जाता है, अगला चैप्टर, जिसका नाम है बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आपको बाई लीनियर से पहले ही परिचित करा चुका हूं, थोड़ा लिख दूं जब चर्चा हो गई है। लीनियर तो ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? z बराबर ए जेड प्लस बी, और इसमें लगते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तीन लगते हैं इसमें। और जो आपका बाई लीनियर है, लीनियर, दो लीनियर या बाई लीनियर, जो बाई लीनियर है ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी इस वीडियो के बाद चलेगा, बात चल गई है इसलिए, बाई लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? वो ये है कि एक लीनियर, हो डब्ल्यू बराबर लिखा जाता है, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी। अब इसमें बाई लीनियर में क्या है? W बराबर कैसा हो? एक लीनियर ये है ए जेड प्लस बी, तो एक लीनियर और बना लो सी जेड प्लस डी, और जो तीन लग रहे थे वो इसमें भी लग रहे हैं, और जो तीन लग रहे थे ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो ये तीन कंडीशन इसमें भी लग रही हैं, ये तीन कंडीशन इसमें भी लग रही हैं। चौथी कंडीशन और लगा दें तो बाई लीनियर हो जाता है, जिसे बोलते हैं, इस लाइन को बट्टे कहते थे। यही तो इन्वर्जन है, समझ गए होंगे इस बात को। इसके बाद हमारी इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम शुरू करता हूं, और मुझे थ्योरम में केवल यही दिखाना है कि दो जेड प्लेन के दो कर्व हैं, उनके बीच का एंगल जो है वही डब्ल्यू प्लेन में इन दो कर्वों की जो इमेजेज कर्व हैं उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए। ये हमें प्रूव करके इस थ्योरम से दिखाना है। बहुत अच्छी थ्योरम है, शांति का सहयोग दें, वीडियो बड़ा हो जाए तो टेंशन नहीं लें। थ्योरम क्या कहती है वो देखिए, कथन क्या है? इफ एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी ऑफ जेड प्लेन। जेड प्लेन क्यों कहा? एनालिटिक फंक्शन एफ जेड प्लेन में क्यों है? क्योंकि जेड प्लेन में है तभी तो जेड का फलन है। तो ये एनालिटिक, अच्छा अभी तक एनालिटिक की बात थी, वो क्या थी? एनालिटिक जो होता है वो रेगुलर पॉइंट फंक्शन होता है, रेगुलर पॉइंट लागू होते हैं, और जो एनालिटिक नहीं होता वो सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एफ जेड का मान अनंत दे जाए। क्या दे जाए? अनंत।
या एफ जेड बराबर लिखा है उसका हर जीरो हो जाए उधर, और हर जीरो होगा तो एफ जेड का मान अनंत होगा, उसे सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। और जहाँ अनंत नहीं बल्कि फाइनाइट मान एफ जेड का प्राप्त होता है उसे हम रेगुलर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसलिए एनालिटिक फंक्शन में हमारे रेगुलर पॉइंट की बात कही गई होगी, और सिंगुलर पॉइंट अगर लागू हो जाए तो नॉट एनालिटिक। सिंगुलर पॉइंट का मतलब एफ जेड का मान अनंत आ जाए तो नॉट एनालिटिक, सिंगुलर हो गए। और अगर हमारा एफ जेड का मान फाइनाइट आता है तो वो एनालिटिक होगा, क्योंकि वो रेगुलर पॉइंट हो गए, ठीक है। इफ एफ जेड बड़ा शांति से कराऊंगा, एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी, इन ए डोमेन डी इन जेड प्लेन, इन जेड प्लेन एंड एफ डैश जेड जो इसका डिफरेंशियल है एफ जेड का, वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन, और जब एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब एफ जेड डिफरेंशिएबल एंड सिंगल वैल्यूड होगा। तो देन दी मैपिंग डब्लू बराबर, देन दी मैपिंग डब्लू बराबर एफ जेड, जेड एलिमेंट की मैपिंग को एफ जेड कहते हैं, जो डब्लू हो गया। डब्लू बराबर एफ जेड बी कॉनफॉर्मल इन डी, ये सिद्ध करना है कि ये कॉनफॉर्मल है, और कॉनफॉर्मल है तो एंगल सेम होना चाहिए कर्वों के बीच और उन कर्वों की इमेजिज कर्वों के बीच। एफ जेड बी कॉनफॉर्मल इन डी, बी कॉनफॉर्मल इन डी, ये थ्योरम है। इसके प्रूफ में फिर वही बातें कहनी पड़ेंगी कि C1 C2 क्या है, S1 S2 क्या है। तो लेट C1 एंड C2 बी टू कंटिन्यूअस कर्व, बी टू कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। कैसे हैं? कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, और पासिंग थ्रू ए पॉइंट जेड जीरो। अरे C1 C2 जहां पास का मतलब है इंटरसेक्ट जहां करते थे, पासिंग थ्रू कर्व्स, पासिंग थ्रू जेड जीरो इन जेड प्लेन, जेड जीरो से पास करते हैं इन जेड प्लेन, समझते चलना। एंड दी टेंजेंट्स एट दी जेड जीरो, अब दोनों कर्वों के टेंजेंट खींचो जेड जीरो पर, देखो कर्व खींचो, ये जेड जीरो है तो इस कर्व का अगर टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट ऐसा बनेगा, और इस कर्व का खींचे टेंजेंट इसी बिंदु जेड जीरो पर हैं, दोनों टेंजेंट जेड जीरो पर ही। तो जेड जीरो पर टेंजेंट ये C1 कर्व का है, और जेड जीरो पर ही ये टेंजेंट C2 कर्व का है। तो ये टेंजेंट ऐसा नहीं है, सेम होंगे, और इनके बीच में जो कोण होगा वही टेंजेंटों के बीच में कोण होता। हटा दीजिए, बता रहा था ये इन जेड प्लेन एंड दी टेंजेंट्स एट दी पॉइंट जेड जीरो, एट दी पॉइंट जेड जीरो टू दी कर्व्स, जो जेड जीरो टेंजेंट टू दी कर्व, टेंजेंट टू दी पॉइंट जेड जीरो, और वो जेड जीरो किसका पॉइंट है? टू दी कर्व्स C1 एंड C2, टू दी कर्व्स C1 एंड C2, C1 एंड C2 मेक्स एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2, जो टेंजेंट है वो अल्फा 1 अल्फा 2 बनाते हैं। मेक्स एंगल अल्फा 1 एंड C1, जो C1 कर्व है उसका टेंजेंट और क्षैतिज के साथ अल्फा 1 बनाता है, और जो C2 कर्व है उसका टेंजेंट उसी क्षैतिज के साथ अल्फा 2 बनाता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। और क्षैतिज का मतलब है रियल अक्ष, एक्स अक्ष,
विद रियल अक्ष, विद रियल अक्ष। ठीक है, अब कहेंगे लेट Z1 एंड Z2 बी 2 पॉइंट्स, Z1 किस पर है, C1 कर्व पर, और Z2 किस पर है, C2 कर्व पर। Z1 एंड Z2 बी 2 कर्व्स, बी मीन्स है 2 कर्व्स, Z1 and Z2 be 2 points on the, be 2 curves on the, be 2 points, sorry, Z1 and Z2 be 2 points है बेटे, 2 points on the curves C1 and C2 एट दी डिस्टेंस R फ्रॉम Z0, Z0 जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उससे R दूरी पर तो Z1 बिंदु है पहले कर्व पर, और उसी Z0 से दूसरे कर्व C2 पर Z2 बिंदु है। C1 एंड C2 एट दी डिस्टेंस R, एट दी, सब बातें लिखनी पड़ेंगी, डिस्टेंस R फ्रॉम Z0, फ्रॉम Z0, तो देयरफॉर कैसे लिखेंगे, Z1 कर्व पर बिंदु है और Z0 इंटरसेक्ट पॉइंट है जहां से कर्व चला था, तो Z1 माइनस Z0 बराबर कह दो R e टू दी पावर बराबर R और e टू दी पावर I थीटा 1, और जो Z2 माइनस Z0 दूसरे कर्व पर जो बिंदु है वह Z2 में से Z0 घटाएं उसे कहा है R। दो बिंदुओं के बीच की दूरी R है ना, और उन दो कर्वों के बीच का एंगल थीटा 1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिर R है, उन दोनों कर्वों के बीच का कोण थीटा 2, 0 R e टू दी पावर I थीटा 2। ये हो गया हमारा Z1 माइनस Z0, और जी दूरी R हो गई तो R और e टू दी पावर एंगल थीटा 1, और जब Z2 माइनस Z0 कहेंगे तो R e टू दी पावर I थीटा 2। अब कहेंगे एज R टेंस टू 0 एंड एज, अब जो R 0 कर दें तो वो बराबर हो जाएंगे, ये R टेंस टू 0 कर दें, R टेंस टू 0 कर देंगे तो जहाँ टेंजेंट आके मिला है वो बिंदु हो जाएगा, और वो बिंदु क्षैतिज से अल्फा 1 और अल्फा 2 कोण बनाता है, तो थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 में रिप्लेस हो जाएंगे। कब, जब R बराबर 0, क्यों, R 0 नहीं है तब थीटा 1 थीटा 2 है, और R 0 है तो वो ओरिजिन पर आ गए, और ओरिजिन पर आ गए तो वो दोनों कर्वों के जो टेंजेंट हैं वो ओरिजिन नहीं कहिए, दोनों कर्वों के जो टेंजेंट हैं वो इंटरसेक्ट पॉइंट Z0 पर ही तो हैं। तो हमने कहा Z1 माइनस Z0 तब R e टू दी पावर थीटा 1 और I थीटा 1, और Z2 माइनस Z0 कहें तो R e टू दी पावर I थीटा 2 एंड एज, जब हम कहें R टेंस टू 0 देन थीटा 1 का मान हो जाएगा अल्फा 1 और कॉमा थीटा 2 का मान हो जाएगा अल्फा 2, जो टेंजेंट कोण बनाते हैं उनके बराबर हो जाएंगे। ये हो गया। नाउ लेट, अभी तो मैंने कहा था Z1 Z2 ये दो बिंदु हैं, इनके कर्व जो हैं वो C1 C2 हैं। अब इन C1 C2 की इमेज जो कर्व है, इमेज कर्व, वो S1 S2 कहे गए हैं। तो अब कहेंगे नाउ लेट, थोड़ी थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। S1 एंड S2 क्या है, एंड S1 एंड S2 आर दी इमेजेस ऑफ दी कर्व्स, आर दी इमेजेस, दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ। आर S1 एंड S2 आर दी इमेजेस, आर दी इमेजेस ऑफ दी कर्व, किन कर्वों की इमेज है S1 और S2, ऑफ दी कर्व्स C1 एंड C2। C1 और C2 जो कर्व हैं रेस्पेक्टिवली एंड
जो हमारे C1 C2 जो Z0 से पास करते थे, ऊपर लिखा है, वही हमारे C1 C2 की जो इमेजेज कर्व है S1 S2 वो Z0 से पास नहीं कर रहे हैं। ये वाले कर्वों पर Z1 Z2 बिंदु हो गए और Z0 से पास कर गए, तो इनकी वैल्यू पोलर में इतनी लगा दी। अब जो हमारे S1 S2 जो इमेजेज हैं हमारी कर्व C1 C2 की, वो पास करता है W0 से, एंड रेस्पेक्टिवली के बाद लिखें एंड S1 S2 पासिंग थ्रू दी पॉइंट, एंड S1 S2 पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स W0 से पास करते हैं। तो अब क्या कहेंगे आप, जो Z1 Z2 थे कर्वों पर बिंदु, वो हमारे अब W1 W2 होंगे, और जो Z1 Z2 का वो हमारा ओरिजिन नहीं कहा करो, इंटरसेक्ट पॉइंट था जो पास करते थे जिससे, वो Z0 से Z1 Z2 हो गए कर्वों पर बिंदु, और Z0 हो गया उसका इंटरसेक्ट पॉइंट जहां से पास कर रहे थे। और S1 S2 हमारे क्या हैं, S1 S2 वो W1 W2 जो है हमारे, वो S1 S2 जो इन C1 C2 की इमेज है उन पर बिंदु है W1 W2, और जो S1 S2 कर्व हैं वो पास करते हैं W0 से, या जो कहिए इंटरसेक्ट करते हैं W0 पर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, और जैसे इनके कोण हमने अल्फा1 अल्फा2 कह लिए थे, तैसे ही इनके कोण भी कुछ कह लो। ये हमारा हो गया क्या, W0 पर पास करते हैं, एंड थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखना तो पड़ेगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, सब बात समझ में आ रही होगी। और अगर मन बना लिया है कि मुझे नहीं समझना तो मत समझो। ठीक है, सब बात समझ गए होंगे। C1 C2 कर्व हैं, उन C1 C2 कर्वों पर Z1 Z2 कोई बिंदु है, और Z0 उसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, या जो कहिए जहां से टेंजेंट जाते हैं, और वो टेंजेंट जो Z0 पर खींचते हैं दोनों कर्वों के, वो अल्फा1 अल्फा2 है। तो θ1 θ2 अल्फा1 अल्फा2 में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी β1 β2 की बात कर लो। आगे क्या कहें, विच करस्पॉन्डिंग टू दी पॉइंट, जो W0 है वो क्या है, करस्पॉन्ड या इमेज पॉइंट है। विच इज करस्पॉन्डिंग टू दी पॉइंट Z0। W0 क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग और टू दी पॉइंट Z0। थोड़ी बात लिखते चलिए, Z0 एंड W1 W2, एंड वहां कही थी दो कर्वों पे बिंदु Z1 Z2 हैं Z प्लेन में, तो इस W प्लेन में हो गए Z1 Z2 की जगह W1 W2, और जो जहां Z0 था हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट, या दोनों कर्व जहां से पास करते थे, और जहां पास करते थे उसी बिंदु पर दोनों कर्वों के टेंजेंट थे अल्फा1 अल्फा2। तो जो Z1 Z2 था वो यहाँ हम W1 W2 ले रहे हैं, और जो Z0 था इंटरसेक्ट पॉइंट Z प्लेन का, वो यहाँ W0 ले रहे हैं, W प्लेन का इंटरसेक्ट पॉइंट। और जो हमारे टेंजेंट, हमारे जो C1 C2 कर्वों के टेंजेंट अल्फा1 अल्फा2 बनाते थे कर्वों के, उन कर्वों के जो इमेजेज कर्व हैं S1 S2 वो β1 β2 बनाते हैं। ये सारी बातें इसमें करस्पॉन्ड, W0 जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट या इमेज पॉइंट है, और टू दी पॉइंट Z0 का एंड समझ में आ रहा होगा। W1 W2 and W1 W2 are 2 points on the curves, are 2 points on the curve। किन कर्वों पर, on the curves S1 and S2, और corresponding to the point Z1 Z2, और corresponding to the point
ये W1 W2 किसके करस्पॉन्ड है, किसकी इमेज है W1 W2? टू दी पॉइंट Z1 Z2, Z1 एंड Z2 एंड दी टेंजेंट एट, बहुत टेंजेंट खींचे थे दो कर्व C1 C2 के एट Z0 पर, और यहाँ पर जो S1 S2 के टेंजेंट खींचेंगे वो एट Z0 नहीं बल्कि एट W0 पर, Z1 Z2 एंड दी टेंजेंट्स, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट की बात नहीं हुई थी, एंड दी टेंजेंट्स, टेंजेंट सब जो बात मैंने समझाई है वो नोट करा रहा हूँ, टेंजेंट्स एट W0, टेंजेंट्स एट W0 और टू दी कर्व्स, टेंजेंट्स एट W0 पर खींचेंगे और किसके टेंजेंट्स हैं, टू दी कर्व्स, इमेजेज कर्व, या वो कर्व थे तो इमेजेज कर्व हो गए S1 एंड S2। मेक्स एंगल वो अल्फा 1 अल्फा 2 बनाते थे टेंजेंट, और ये है मेक्स एंगल बीटा 1 एंड बीटा 2, और कहाँ से बनाएंगे, विद रियल अक्ष एक्स या एक्स अक्ष, विद, बस थ्योरी खत्म हो गई। ये भूमिका बनानी थी कि कौन सा कर्व कहाँ है तो उसका हमारा पासिंग पॉइंट कहाँ है, और उस पासिंग पॉइंट पर, और Z1 Z2 कहाँ है तो पासिंग पॉइंट पर टेंजेंट क्या बनाते हैं। तो हमारा क्या है, C1 C2 पर दो बिंदु हैं Z1 Z2 जिसका पासिंग पॉइंट है Z0, उस Z0 पर जो टेंजेंट खींचे C1 C2 के वो अल्फा 1 अल्फा 2 बनाते थे। इसके करस्पॉन्ड मीन्स इसकी जो इमेज है वो W प्लेन है। W प्लेन में दो कर्व हैं बेटा S1 S2, और उन S1 S2 W प्लेन है तो S1 S2 पर कर्वों पर कहीं पर दो बिंदु हैं, S1 पर W1 और S2 पर W2, और उनका जो हमारा क्या है पासिंग पॉइंट है वो W0 है, या U0 V0 कहिए, W0, और W0 पर जो S1 S2 कोई हमारे दो कर्व हैं उनका जो टेंजेंट W0 पर दोनों का खींचते हैं वो रियल अक्ष या क्षैतिज के साथ बीटा 1 बीटा 2 कोण बनाते हैं, और वो अल्फा 1 अल्फा 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए शायद है मेरा, ये मैंने भाषा में लिखाई थी सारी बातें, विद रियल अक्ष, और विद रियल अक्ष कहे तो देयरफॉर जैसे हमने Z1 माइनस Z0 कहा तो यहाँ W1 माइनस W0 कहेंगे, और जहाँ हमने Z2 कहा था वहाँ आप W2 कहेंगे माइनस W0, और जो वहाँ R हमारा जो डिस्टेंस था वो सेम था, लेकिन इमेज में जरूरी नहीं है कि इमेजेज पॉइंट तो पता नहीं कहाँ जाए, इमेज है वो तो उनकी जो डिस्टेंस है, पहले कर्व की W1 है जो S1 कर्व उसकी ρ1 है डिस्टेंस, और दूसरी कर्व की ρ2 है, और पहले का e टू दी पावर i φ1 है वो θ1 था, और ये दूसरे का e टू दी पावर i φ2, तो वहाँ भी θ1 θ2 थे तो मेरे φ1 φ2 हो गए। एक अंतर दोनों में है वो बहुत बड़ा है, बहुत दोनों जगह पर r सेम थी कर्वों पर, जबकि यहाँ पर ρ1 ρ2 डिफर है। ये दो बातें हो गई। भेयर ये क्या है, भेयर ρ1 and ρ2 are the distances of W1 and W2, और फ्रॉम W0 से, कहाँ से, फ्रॉम W0 से, और चाहो तो लिख लो रेस्पेक्टिवली, क्रम नहीं बदल जाए, TIBELY क्रम नहीं बदल जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, टेंशन नहीं लेना, आराम से थ्योरम होने दीजिए। ये हमारा इतना है। तो भेन वह कहा था कि भेन R टेंस टू 0, और यहाँ पर कहेंगे भेन, वो R फिक्स थी दोनों जगह इसलिए एक ही बार में काम हो गया, और यहाँ पर कहेंगे भेन
जब रो 1 टेंस टू 0 एंड रो 2 टेंस टू 0, वहाँ एक ही बार में काम चल गया था कि r टेंस टू 0 और r की जगह यहाँ अलग अलग हैं दोनों कर्मों पर, इमेजेज कर्मों पर। तो रो 1 टेंस टू 0 और रो 2 टेंस टू 0, तो देयरफॉर वहाँ r टेंस टू 0 कहा, तब थीटा 1 का मान अल्फा 1 और थीटा 2 का मान अल्फा 2 एक ही बार में हो गया था। लेकिन यहाँ पर देयरफॉर फाई 1 का मान बीटा 1 और एंड और फाई 2 का जो मान है वो बीटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी बात है, इतना होना चाहिए, हो जाएगा। ये इतना हो गया थ्योरी से। लेकिन एक बात दी हुई है, आप इस थ्योरम में पढ़ो, शुरू में देखिए लिखा है एफ जेड इज एनालिटिक। तो जो बात हमें सिद्ध नहीं करनी है एनालिटिक की, हम ये कहेंगे गिवन है। अब आगे कहेंगे हियर, बहुत अच्छी थ्योरम है, यहाँ तक मैंने भूमिका बनाई है, सारी बातें आपको ओपन कर दी, किसको क्या बोलते हैं, कहाँ क्या हो गया। तो हियर एफ जेड इज गिवन एनालिटिक। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एनालिटिक है, एफ जेड इज गिवन। जब एनालिटिक है तभी तो वहां लिखा है एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0। एफ जेड इज गिवन, ये बात दी हुई है। क्या गिवन है? इज गिवन कि ये एनालिटिक है। कैसा है? एनालिटिक है। और अगर एनालिटिक है तो देयरफॉर एफ जेड ये फलन है वो कैसा होगा? इज डिफरेंशिएबल एंड सिंगल वैल्यूड। इज डिफरेंशिएबल होगा और एंड और ये सिंगल वैल्यूड होगा, सिंगल वैल्यूड। और अगर डिफरेंशिएबल है और सिंगल वैल्यूड है तो अब इसके डिफरेंशिएबल है तो सिंगल वैल्यू, डिफरेंशिएबल एंड सिंगल वैल्यूड अगर है तो ये हमारा डिफरेंशिएबल है। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन लगेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है। अब दोनों के थोड़े फिगर उधर बना देंगे और यहाँ लिख लो, अगर एफ जेड एनालिटिक है तो निश्चित है वो एफ जेड डिफरेंशिएबल और सिंगल वैल्यूड है। और अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो लिखिए देन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वही प्रथम सिद्धांत से अवकलन लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। उधर कर्व भी बना दूंगा, क्यों? क्योंकि अभी तक जो मैंने थ्योरी लिखाई है वो इन कर्वों से समझ में आ जाएगी कि ये जो अभी तक बोलते रहे वो उसका मतलब ये था। थोड़ा यहाँ एक लाइन लिख दें, क्योंकि इधर कैलकुलेशन चलेगी कि एफ जेड हमारा एनालिटिक गिवन दिया है कि एफ जेड एनालिटिक है। और अगर एफ जेड एनालिटिक है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि एफ जेड जो फलन है वो डिफरेंशिएबल एंड सिंगल वैल्यूड होगा। और अगर डिफरेंशिएबल है तो करिए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल करिए इसका प्रथम सिद्धांत से। देन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, देन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल पिल PRINCIPLE सिद्धांत, इसे कहते सिद्धांत। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है सिद्धांत? कि किस पर? Z0 पर। तो F डैश Z0 दोनों चलेंगे, W भी चलेगा प्लेन और Z प्लेन भी चलेगा। अभी Z प्लेन की बात हो रही है, उधर बनाने चल रहे हैं अभी। तो F डैश Z0 का सूत्र बराबर हुआ लिमिट Z1 टेंस टू Z0, लिमिट Z1 टेंस टू Z0। क्यों Z1 ली है? क्योंकि Z1 इज द इनिशियल पहले कर्व पर है और फिर रोटेट हुआ है वो Z2 है। तो Z1 टेंस टू Z0 और ऊपर होगा FZ1 माइनस FZ0 अपॉन, और ये Z1 इधर ले आओ तो इसे पढ़ेंगे Z1 माइनस Z0 टेंस टू 0। तो यहाँ भी Z1 माइनस Z0 लिखा जाएगा बराबर। अब इसकी वैल्यू लगा दो कि जो FZ है वो W1, क्यों? Z1 की इमेज W1 और Z2 की इमेज W2 और FZ0 का मतलब W0। चलो हम फिगर बाद में बनाएंगे। तो FZ0 बराबर, पहले ताली, FZ0 बराबर लिमिट Z1 टेंस टू Z0
और नीचे Z1 माइनस Z0, यहाँ वैल्यू लगाइए। Z1 की इमेज को कहते हैं W1, Z1 की इमेज W1, Z2 की इमेज W2 और Z0 की इमेज W0। सही है। FZ1 का मतलब W1, FZ0 का मतलब W0, और अगर कहीं FZ2 आए तो वहाँ लगाएंगे W2। ठीक है, तो ये हो गया W1 माइनस W0 अपॉन Z1 माइनस Z0। इससे हम आगे बाद में चलेंगे, पहले बनाइए Z प्लेन। अभी तक जो मैंने थ्योरी लिखाई थी उससे दिखा रहा हूँ कि कहाँ बिंदु थे, कहाँ टेंजेंट था, क्षैतिज से कितना कोण था, सारी बातें। ये हमारा Z प्लेन है तो इसे OXY कहिए, और यहाँ पर ये Z0 बिंदु है, Z1 से ये हो गया हमारा कर्व C1, और दूसरा कर्व हो गया हमारा C2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। C1 पे कोई बिंदु है वो Z1, अब थ्योरी समझ में आ रही होगी। और जो C2 पे बिंदु है वो है हमारा Z2, C1 पे ये, और यहाँ पर दोनों ही Z0 से Z1 तक की डिस्टेंस नहीं लिखी इसमें, सो मैं लिख दूँ ये भी R है और यहाँ पर ये भी R है, R है। अब हमारा इस Z0 बिंदु पर और पहले कर्व का टेंजेंट खींचे, वो डायरेक्शन यूं खींचेगा, और दूसरे कर्व का Z0 पर ही टेंजेंट खींचे वो यूं खींचेगा। अब जो ये जो कोण है और इसका ये Z0 पर क्षैतिज ये बना लो, तो पहले कर्व C1 का जो हमारा कर्व C1 जो कर्व गया है यहाँ से C1 कर्व है, उसका Z0 बिंदु पर टेंजेंट जो है वो अल्फा 1 कोण बनाता है, और जो हमारा C1 और C2 कर्व है वो हमारा अल्फा 2 कोण बनाता है। ये अल्फा 1 अल्फा 2 हो गए, समझ गए होंगे इस बात को, क्लियर हो गई। और R है। अब जब हम W प्लेन बनाते हैं तब स्थिति क्या है, तब स्थिति ये है कि ये हमारा O है और ये हमारा U है अक्ष, जैसे XY थे तो U, और ये हमारा V है, और जो हमारा Z0 था यहाँ पर बिंदु Z0 को अगर हम P कह लें बिंदु, तो इसकी इमेज Q कहलाती है, जिसे हम यहाँ बिंदु को W0 कहेंगे, QW0 यूं, और PZ0 यूं, QW0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं है कि ये कर्व यहाँ होगा, जब इमेज होगी तो ये डायरेक्शन होके हो सकता है यूं हो, और दूसरा फिर हमारा यूं हो, ये हमारे यूं है कर्व, हो सकता है ऊपर को उठ जाए, हो सकता है ये सीधी लाइनें दो हो सकता है ये वाली हमारी लाइनें इधर को दो हो, लेकिन दोनों के बीच का कोण सेम होना चाहिए और रोटेट सेम होना चाहिए कि जे हमारा C1 से C2 इधर को चल रहे हैं तो ये भी S1 से S2 हमारे इधर को ही चलने चाहिए, डायरेक्शन इसमें भी इधर को होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी हमारी होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ पाए मेरी बात को। अब क्या कह रहे हैं इन्होंने, ये कहा कि इस पर कोई बिंदु है S1 पर वो है W1, और S2 पर कोई बिंदु है वो है W2, और यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने नहीं दिखाई एक में भी, इसे आप कहें कि ये ρ1 है और इसकी डिस्टेंस ये ρ2 है, मैंने दिखा दिया। क्यों, ये R समान रहती है लेकिन इमेज जब लिखते हैं तो मान बदलने लगते हैं, तो हो सकता है जो बिंदु इमेज पॉइंट यहाँ हो तो दूसरे कर्व का यहाँ हो, लेकिन इसमें इमेज तो है नहीं, Z फिक्स है जो भी हो, तो Z यहाँ पर जो कहेंगे R, तो वो ही हमारी इतनी रहेगी R2। चलिए, और इन दोनों के कोण ये हो गए। अब हमारा ये क्या है, इस बिंदु पर हम टेंजेंट खींच दें तो ये हो गया, और इस कर्व का टेंजेंट खींचे तो ये हमारा ये हो गया, यूँ करके मिटा दो, चलो इधर कोई ज़रूरत नहीं, और इसका क्षैतिज ये हो गया। तो पहला जो कर्व का टेंजेंट है वो β1 कोण बनाता है, जबकि दूसरे कर्व का जो टेंजेंट है इतना वो हमारा β2 कोण बनाता है। ये बातें मैंने सारी की सारी लिख दी थी, तो समझ गए होंगे दोनों। अब यहाँ पर फिर वापस लौट आते हैं, तो f'(z0) बराबर और लिमिट Z1 टेंस टू Z0 तो है ही। अब मैंने कहीं कहा था W1 माइनस W0 का मान शायद लिखा था ρ1, देख लो पीछे लिखाया है ρ1 और e⁻i
रो1 e टू दी पावर आई फाई 1 ये था, और W2 माइनस W0 को मैंने लिखाया है रो2 e टू दी पावर आई फाई 2, कोई प्रॉब्लम। और नीचे Z1 माइनस Z0 का मान मैंने लिखाया था R और e टू दी पावर आई थीटा 1, और जबकि Z2 माइनस Z0 को R ही कहा था और e टू दी पावर आई थीटा 2। यहाँ तक आ गए तो ये हमारा क्या बना, समझ में आ रहा होगा। अब तो समझ में आएगा ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा समझा दिया। लिमिट Z1 टेंस टू Z0 और ये बराबर हो गया रो1 अपॉन R, तो ये हो गया, और ये घात ऊपर घट गई जाके, तो e टू दी पावर आई कॉमन, तो फाई 1 माइनस थीटा 1, ये बन गया फाई 1 माइनस थीटा 1। और रो1 अपॉन R को मैंने कह लिया, चूंकि कह लो कि रो1 हमारा अपॉन R है, जो कि दोनों डिस्टेंस हैं, उसको डिस्टेंस कैपिटल R और R का मतलब से माने कह लिया है। तो हमारा क्या बना, ये बराबर समझ में आ रहा होगा बेटा। अब तो लिमिट Z1 टेंस टू, अब तो नहीं है थ्योरम कठिन, क्यों, कौन फॉर्मल समझा दिया। और ये कौन फॉर्मल की थ्योरम ये है कि वहाँ कही थी कि एंगल बराबर होने चाहिए ये दोनों कर्वों के, यही हम प्रूव करके लाएंगे। तो Z1 टेंस टू Z0 जी बराबर क्यों लगाया, लो Z1 टेंस टू Z0, और इसे लिख लो कैपिटल R और e टू दी पावर आई और फाई 1 माइनस फाई 2 यहाँ से लगा दिया, ये R लगा दिया। लेकिन भेयर, अब मैं इसको साई लिख देता हूं, भेयर, चलिए ये हमारा किसका मान आ रहा था, एफ डैश Z0 का मान आ रहा था, ये एफ डैश Z0 का मान आ रहा था, इतना आ गया। तो यहाँ पर हम कहें कि एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट या लैटिट्यूड कहें तो वो कितना है, फाई 1 माइनस फाई 2, और जो मॉडुलस कहें या मॉडुलस कहें या एब्सोल्यूट वैल्यू कहें तो वो R कही जाएगी। इसका एफ डैश Z0 का जो हमारा मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू R है, और जबकि इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड या लैटिट्यूड जो भी कहिए ये हमारा इतना। तो उसको अगर हम साई कह लें तो भेयर, जहां अगर हम कहें कि साई क्या है, लैटिट्यूड, साई क्या है, लैटिट्यूड को ऐसे लिख दो L कैपिटल T स्मॉल, लैटिट्यूड कितना है, जो कि फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2, जिसे मैंने साई कह लिया। और इसे कुछ डाल लो, इसे 1 डाल लीजिए कि साई का मान इतना आ गया है, कब, जब एफ डैश Z0 लेके चले थे इतना, तब अगेन अब क्या लेके चलेंगे बेटे, जो हमने एफ Z1 माइनस एफ Z0 लिया था, लेकिन अब लेके चलेंगे एफ Z2 माइनस एफ Z0, और यहाँ कह देंगे Z2 टेंस टू Z0, और यहाँ हो जाएगा Z2 माइनस Z0। अब समझिए अगेन, पहले कर्व का निकला है ये Z1 कर्व का, और Z1 की इमेज W1 में चली गई थी, ठीक है। अब Z1 के बाद ये 1 पड़ा रहने दो, अब हम निकालते हैं Z1 के बाद Z2 का साई की वैल्यू या लैटिट्यूड कहिए जे। अगेन अब वही प्रथम सिद्धांत फिर लगा रहा हूँ, अगेन एफ डैश Z0 का मान एक और होगा, कौन सा वाला, सेकंड कर्व वाला। सेकंड कर्व का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये हमारा लिमिट Z2 टेंस टू Z0, Z2 टेंस टू Z0, और यहाँ हो जाएगा एफ Z2 माइनस एफ Z0 अपॉन Z2 माइनस Z0। चलते रहिए तो एफ डैश 0 का मान लिमिट Z2 टेंस टू Z0, Z2 टेंस टू Z0, और एफ Z2 का मान था W2 माइनस एफ Z0। यही भूमिका बनाना कठिन था, अब कुछ नहीं है। और एफ Z0 का मान क्या है, W0, और नीचे है Z2 माइनस Z0। इनकी वैल्यू पुटअप करें तो लिमिट Z2 टेंस टू Z0। अभी थ्योरम प्रूव होती है, और शायद इसी थ्योरम पे जाके एक एग्जाम्पल है इसके ऊपर, और यहीं ख़त्म हो गया बेटा। अभी मैं हेडिंग लिखता हूँ, इतना तो काम कर लिया करो, जब सीख जाओ तो वो तो कैलकुलेशन है, वो एक्सरसाइज तो है नहीं, एग्जाम्पल है, वो मिटा दिया। साई साई दोनों बराबर करने हैं ना,
एक हमारा पहला कर्व जिस पे Z1 बिंदु था, Z1 पे चले थे, और एक दूसरा कर्व जिस पे Z2 C2 कर्व के लिए ये चल रहा है और C1 के लिए हो गया। और जब कर्व लेके चलते हैं C1 C2 तो उनकी इमेजें अपने आप पहुंच जाती हैं इसमें। इसका मान जैसे W2 W0 लगाया Z2 तो W2 माइनस W0 का मान अब की बात शायद ρ2 था, इसको ρ2 कहा था, W2 माइनस W0 करें तो ये डिस्टेंस ρ2 है। और एंगल कितना बना रहा है ये कर्व हमारा, कितना था, θ2 था शायद, देखना तो कितना था, ρ1, उसमें कहते हैं θ1 θ2, इसमें कहते हैं कितना था, θ1 φ1 φ2। एक मिनट रुक जाना बेटा, क्या माना था, φ1 φ2 है, ये β1 β2 वाले φ1 φ2, और वो क्या थे, θ1 θ2। तो नीचे लगाते हैं तो थीटा, ऊपर फाई लगाते हैं, तो ये हो गया ρ2 और e⁻i φ2। देख लो इसका मान, ρ2 और e⁻ ρ2 और e⁻φ2 i φ2, और नीचे θ2 लगेगा। और यहाँ आर ही रहती थी, पिछले में चले तो भी नीचे आर था, इसमें आए तो भी आर, Z2 माइनस Z0 का मान आर, और e⁻i θ2 तो अब की बार क्या हो जाएगा, φ2 माइनस θ2, ये था φ1 माइनस θ1, गलत लिख गए पिछले में, φ1 माइनस के φ2 नहीं है, φ1 माइनस के θ1 है, नीचे से ऊपर θ1 ले गए थे, ये था। चलिए तो इसका मान बराबर कितना हो गया, f डैश Z0 की वैल्यू निकल के क्या आई, यहाँ पर लिमिट Z2 टेंस टू Z0 लगाएं तो हमारा ρ2/r, तो ये हो गया, और e⁻i और ये φ2 माइनस θ2 हो गया, φ2 माइनस θ2 हो गया। जबकि θ1 θ2 इसके कोण हैं और जिनके मान α1 α2 हो गए, और इसमें φ1 φ2 हैं और जिनके टेंजेंट β1 β2 हो गए। क्लियर है, तो ये हमारा इतना आ गया, f डैश Z0 का मान बराबर इतना हो गया। तो ये हमारा क्या, इसको आई साई कह लेते हैं, r e⁻i। इससे पिछली चीज क्या थी, इससे पिछली लाइन थी f डैश Z0 बराबर, और लिमिट क्या था, लिमिट था Z टेंस टू Z0, और लिमिट जब हटा देते हैं, लिमिट चल रही थी जो, जैसे ही मैंने लिमिट हटा दी तैसे ही वो बन गया था, यहाँ पर r मान लिया था शायद, हाँ कैपिटल R कह लिया था, और θ1 माइनस θ2 था, उसे फाई कह लिया था, e⁻i साई कह लिया था। और था क्या, जहाँ साई कह लिया था वो ही तो ये साई का मान है। साई किसकी जगह कहा था, वहाँ φ1 माइनस θ2 की जगह, θ1 की जगह, तो साई का मान ये हो गया था। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, अब f डैश Z0 में जैसे ही हम ये लिमिट कहेंगे Z2 टेंस टू Z0, तो ये ρ2 जो r है वो तो कैपिटल R हो जाएगा, और e⁻i और जो φ2 माइनस φ2 ये है वो वहाँ i साई फिर कह देंगे। और चूंकि क्योंकि ρ2/r को मैंने फिर r से कह लिया इसको, तो ये बन गया। तो यहाँ पर क्या बना कि ये जो साई है वो बराबर अब की बार क्या है, तो ये अगेन यहाँ पर आके फिर लिख दीजिए भेयर, जहाँ साई का मान क्या है, लैटिट्यूड, और ये है जो φ1 माइनस θ2 था, तो अब की बार आ गया है φ2 माइनस, साई का मतलब φ2, साई का मतलब, अरे इसी की जगह तो साई लिखा गया e⁻i साई, और इसको r कह लिया, तो ये हो गया φ2 माइनस θ2 हो गया। इसे 1 डाला था पहले को, इसे 2 डाल लो, और दोनों साई और साई क्यों बराबर कर दो, क्योंकि ये भी f डैश 0 है और जो निकाल चुके वो भी f डैश 0 था। फर्क केवल इतना था कि 2 कर्वों पे अलग अलग था, और 2 कर्वों पे निकाला, और इसका यूज हो जाता है जब यहाँ आगे चलते हैं कैलकुलेशन में। तो फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट, लिखिए लास्ट लाइन। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा शायद, वीडियो ही नहीं देख रहे, आएगा क्या, मैंने तो देख लिया, व्यू बता देते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, मत देखो,
जाओ ऑफलाइन पढ़ लेना, तुम्हें दर्शन ही नहीं होंगे ऑफलाइन के। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें क्या मिला। अब देखना मैं नोट्स पढ़वाऊंगा 2-1 दिन में, एक एक को सबको फोन करके पूछूंगा कि यहाँ क्या हो गया था, इसका प्रूफ करवाऊंगा। देखो तुम्हारी तबीयत सही हो जाए, कैसे प्रैक्टिस करते हो धुआंधार। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम तुलना कर दे दोनों की। तो लैटिट्यूड ऑफ कौन सा आया था पहला, φ1 माइनस θ1 बराबर लैटिट्यूड ऑफ, ये है φ2 माइनस θ2। इतना हो गया। अब हमारा क्या होगा, मान लगाइए किस में रिप्लेस हो गया था, ये लैटिट्यूड शब्द हट जाएगा। φ1 का मान क्या हो गया था, जब इम्प्लाई दैट, देखना बेटा φ1 θ1 और θ2 तो हो गए थे शायद α1 α2, θ1 और θ2 थे वो α1 α2 थे, θ1 θ2 α1 α2, और जो हमारा φ1 φ2 थे वो β1 β2, ऐसा मैं कह चुका हूँ। तो φ1 का मतलब हो गया β1 और माइनस θ1 का मतलब α1 बराबर, और ये मतलब हो गया φ2 का मतलब हो गया ये β2 और θ2 का मतलब हो गया α2। ये मैंने वैल्यू पुटअप कर दी वहाँ से। अब इनको पक्षांतर कर लिया जाए, अब इनको, हाँ अंतर देखिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कर्व है जो टेंजेंट α2 बनाता है और ये जो है वो α1 बनाता है, तो इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच का कोण कहें तो वो हमारा α2 माइनस α1 हुआ कि नहीं। और ये टेंजेंट β1 बनाता है और ये टेंजेंट β2 बनाता है, तो दोनों टेंजेंटों के बीच का जो कोण कहेंगे, दोनों टेंजेंटों के बीच का कोण α2 माइनस α1 है यहाँ, और ये दो टेंजेंटों के बीच का जो कोण है ये वाला वो β2 माइनस β1 है। और अगर कहें कि ये बराबर होते, एंगल बराबर होते हैं कर्वों के बीच में, तो मेरा सिद्ध होके ये आ जाना चाहिए कि α2 माइनस α1 जो बीच का कोण है इन दो कर्वों के, और इन दो कर्वों के बीच का कोण जो β2 माइनस β1 है वो बराबर होने चाहिए। α2 माइनस α1 बीच का एंगल और β2 माइनस β1 बीच का एंगल, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो शर्त क्या हुई कि α2 माइनस α1 बराबर β2 माइनस β1। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। क्यों, कर्वों के बीच का कोण कहो या दोनों कर्वों के टेंजेंटों के बीच का कोण, दोनों कर्वों के बीच का कोण कहो या दोनों कर्वों के टेंजेंटों के बीच का कोण, दोनों कोण सेम होने चाहिए इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। जब दोनों के कोण समान होते हैं और ये डायरेक्शन समान होती हैं तो ऐसी मैपिंग को हम कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। तो आ गया बेटा ये इम्प्लाई दैट। चलिए इसको इधर ले आओ, α2 को इधर लाए तो ये α2 हो गया पॉजिटिव और α1 तो नेगेटिव है ही, और β2 इधर है आपका पॉजिटिव, और ये β1 को इधर ले जाइए यूं, तो ये हो गया नेगेटिव। देखिए β2 माइनस β1 बराबर है α2 माइनस α1 के, यही हमें सिद्ध करना था। तो भाषा और लिख दे थोड़ी सी, ये क्या कह रहा है कि जो जेड प्लेन में दोनों कर्वों के टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो ही डब्ल्यू प्लेन में दोनों कर्वों के टेंजेंट के बीच का कोण के बराबर है। और ये दो कर्व हैं C1 C2 जेड प्लेन में, और इन्हीं के दो इमेज कर्व हैं हमारे डब्ल्यू प्लेन में S1 S2। लिख लीजिए नीचे, Thus the angle between, thus आ गया एंगल बिटवीन C1 C2 और ये है एंगल बिटवीन S1 S2। Thus the angle between the curves C1 and C2 is equal to
इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन, इसे इमेजेस कर्व कहना, इक्वल टू द एंगल बिटवीन, ये कर्व कहा था C1 C2, बिटवीन दी कर्व्स कहा था, और इसे कहो बिटवीन दी इमेजेस कर्व्स S1 एंड S2, सो दैट माने इसलिए मान S1 S2 इक्वल है, और विद, और लिखो S1 S2, और यही तो कहिए एंगल सेम है, और पुनः कहोगे विद सेम रोटेशन, S1 S2 और विद सेम सेंस ऑफ रोटेशन, विद सेम सेंस ऑफ रोटेशन, ये हमें सिद्ध करना था। हेंस करके एक बात लिखो, हेंस द गिवन मैपिंग इज कॉनफॉर्मल मैपिंग, हेंस माने अतः, द गिवन मैपिंग इज कॉनफॉर्मल, गिवन मैपिंग इज कॉनफॉर्मल, बस हेडिंग लिखिए अगला, क्योंकि तुम तो वीडियो भी देख नहीं रहे, तो हम क्यों अपने चूके मुद्दे से। बाइलिनियर, चौथा चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर 4 शुरू हो गया, और यहां खत्म होगा तैसे ही 2 यूनिट कंप्लीट, शायद देखना क्या है, शायद यूनिट खत्म हो गई होगी, अभी देखता हूं थोड़ा सा। चैप्टर 4 है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चलेगा अगली वीडियो में। अब एक चीज देखिए, पीछे सिलेबस लिखा होगा, सिलेबस भी देखते रहा करो। हाँ, बाइलिनियर इसी में है, पहले में तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर और एनालिटिक फंक्शन, और विद पावर सीरीज और था उसी में, और एलिमेंट्री फंक्शन, मैपिंग बाई एलिमेंट्री फंक्शन, लीनियर एंड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स पॉइंट, क्रॉस रेशियो। हाँ, ये बाई लीनियर इसी में अगले में आ रहा है, फिक्स पॉइंट, क्रॉस रेशियो, और इनवर्स पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, और कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कंप्लीट हो जाएगा बाई लीनियर पर। फिर सुन लो आगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक चैप्टर, तीसरी यूनिट, एक ही चैप्टर है, एक यूनिट, चौथी यूनिट में सिंगुलरिटीज एक यूनिट, और 5वीं यूनिट में रेजिड्यू एक यूनिट। अगले 3 चैप्टर की 3 यूनिट, और इन 2 यूनिट में 2-2 चैप्टर थे, जो बड़ी बड़ी यूनिट खत्म होने जा रही हैं। इस 2 यूनिट का मैटर जो चल रहा है पूरा खत्म करूंगा पहले, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसा है, W बराबर पहले ही बता चुका हूं, 2 लीनियर का इन्वर्जन, AZ प्लस B एक लीनियर है, और CZ प्लस D दूसरा लीनियर है, और 2 CZ प्लस D 2 लीनियर का ये इन्वर्जन हो गया, भाग दे दें तो इन्वर्जन हो गया। ये चलेगा आपका कल, ठीक है, काम करते रहा करो। मैं तो समझ गया कि तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है, कल बाइलिनियर।